वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, प्रीलिम्स के लिए। टेस्ट नंबर है 446। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, फोकस करेंगे साइंस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव जनन। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज डेट है 17 जुलाई जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। नर जर्म कोशिकाएँ शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं केवल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, केवल समसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री समसूत्री दोनों विभाजन के द्वारा, ना तो अर्धसूत्री और ना ही समसूत्री विभाजन के द्वारा। बताइए क्या है इसका आंसर। नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं केवल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं जिनमें शुक्राणु पैदा होते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं यानी शुक्राणु जनन और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया होती है। किस में होती है। गर्भाशय में, अंडाशय यानी ओवरी में, अंडवाहिनी में यानी फैलोपियन ट्यूब में, या फिर गर्भाशय ग्रीवा मतलब सर्विक्स में। निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है। अंडवाहिनी में होता है। तो देखिए स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत निषेचन अंडवाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। यहाँ नर शुक्राणु मादा अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा जाइगोट का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। पुरुषों में किशोर अवस्था के समय शुक्राणु जनन की प्रक्रिया किस हार्मोन्स के स्रावण के कारण आरंभ होती है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन, या फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। इसका उत्तर सब सोच रहे होंगे टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि पुरुष की बात हो रही है, लेकिन उत्तर गलत है। वो सही उत्तर क्या है। गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, रिलीजिंग हार्मोन। तो पुरुषों में शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था से होने लगती है क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के स्रावण में, सिक्रीशन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है। पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब लैंगिक अंग है, और शुक्राणुओं के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। देखिए पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। वृषण और अंडाशय युग्मक जनन विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं, जो कि किशोर अवस्था के समय शुरू होता है। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। कहाँ होती है ये। फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में। अब देखिए निषेचन तभी हो सकता है जब अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाएं, तभी होगा, वरना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप पुरुष गुणसूत्र में पाया जाता है। देखिए कल या परसों के टेस्ट में बताया था कि 23 जोड़ी होते हैं ना। कितने क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़ी होते हैं। टोटल कितने होते हैं मानव में। 46 होते हैं। 22 ऑटोसोम होते हैं जो महिला में होता है। 22वां जोड़ा ऑटोसोम होता है ना, अलिंग होता है। अब देखिए महिला में तो होते हैं XX, महिला में जो गुणसूत्र होते हैं XX होते हैं। और पुरुषों में क्या होता है। YY नहीं होते पुरुषों में होते हैं XY। पुरुषों में होते हैं XY। यानी अगर अंडाणु महिला का एग जो है X पर जाएगा पुरुष के, तो मादा संतति जन्म लेगी, और Y पर जाएगा तो पुरुष संतति जन्म लेगी। अगर बार बार Y पर जा रहा है, बार बार X पर जा रहा है, तब भी दोष किसका है, क्योंकि इसके पास तो है ही XX अंडाणु, लेकिन पुरुष के पास XY दोनों है ना, तो
एक्स के पास जाएगा तो फीमेल संतति जन्म लेगी, वाई के पास जाएगा तो नर संतति जन्म लेगी। अगर वाई लगातार लड़की पैदा हो रही तो दोष किसका? पुरुष का। तो देखिए पुरुष में गुणसूत्र का स्वरूप एक्स वाई होता है तथा स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप जो है वो एक्स एक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। किसी भी शिशु के लिंग निर्धारण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? माता की, पिता की, माता पिता दोनों की, उपरोक्त में से किसी की भी नहीं। तो जैसा कि बताया एक्स एक्स होते हैं फीमेल के और एक्स वाई होते हैं मेल के। यहाँ जाएगा तो नर संतति मादा संतति जन्म लेगी, यहाँ जाएगा तो पुरुष संतति जन्म लेगी। बार बार यहाँ जा रहा है तो पुरुष संतति पैदा हो रही है, बार बार यहाँ जा रहा है तो महिला संतति जन्म हो रही है। ऐसा परिवार के साथ अलग अलग किसी के भी हो सकता है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पिता की। तो देखिए स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप एक्स एक्स तथा पुरुषों में गुणसूत्र का स्वरूप होता है एक्स वाई। इसलिए स्त्री अंडाणु द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों में शुक्राणुओं में मतलब लिंग गुणसूत्र होते हैं, या तो एक्स या फिर वाई। इसलिए 50% शुक्राणु में एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु में 22 लिंग गुणसूत्र होते हैं, 22 लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो एक्स एक्स या फिर एक्स वाई लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। अब देखिए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एक्स या वाई लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मनज में एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे वह मादा यानी लड़के के रूप में, जिसमें एक्स वाई होंगे वो युग्मनज शिशु यानी लड़के के रूप में विकसित होगा। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग निर्धारण का उसके पिता द्वारा होता है। एक शिशु का लिंग निर्धारण उसके पिता के द्वारा होता है, ना कि माता के द्वारा। तो इन्हीं लोगों का दोष है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मानव शरीर में पल रहे भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति, और क्या होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालना है और जो भ्रूण उत्सर्जी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ निकालता है उनको भी बाहर निकालना। ये कार्य कौन करता है? मतलब उसको न्यूट्रिशन देना, उसको ऑक्सीजन की पूर्ति करना, CO2 बाहर निकालना और जो दूसरे उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना। ये कार्य कौन करेगी? फैलोपियन ट्यूब, आमाशय ग्रीवा, श्लेष्मिक ग्रीवा या फिर अपरा मतलब प्लासेंटा। तो देखिए देखा होगा आपने, ये एक ट्यूब टाइप की होती है जो अंदर जुड़ा रहता है, वो भ्रूण जो जुड़ा रहता है इसको बोलते हैं प्लासेंटा। इसी से जो है भोजन, श्वसन, पाचन सब करता है भ्रूण। प्लासेंटा है इसका उत्तर सी। तो देखिए जो भ्रूण होता है मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के साथ जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं अपरा यानी प्लासेंटा। प्लासेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। यह प्लासेंटा एक नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने और बाहर निकालने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाता है और प्रेगनेंसी के 2 महीने के बाद मानव भ्रूण के लगभग सभी अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है। बताइए मानव भ्रूण मतलब इसकी बात हो रही है। अब तो ये परिपक्व भी बन गया है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। 2 महीने में नहीं होता है, 3 महीने में होता है। 3 महीने में जो है सभी अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है। तो केवल एक सही है, 2 गलत है। तो देखिए कथन एक सत्य है, सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आवर्त चक्र मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाता है। दूसरा गलत है क्योंकि मानव में प्रेगनेंसी की अवधि होती है 9 महीने की। मानव में 1 महीने की प्रेगनेंसी के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है, सबसे पहले हार्ट बनता है और प्रेगनेंसी के दूसरे माह के अंत तक मतलब दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण के पाद निकलते हैं मतलब पैर निकलते हैं और अंगुलियां विकसित होती हैं। 12 सप्ताह के बाद यानी पहली तिमाही मतलब शुरुआती जो 3 महीने के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना होती है। तो 2 महीने में नहीं होती, 3 महीने में होती, याद रखिएगा। और गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उगाना सामान्यतः देखा जा सकता है। आगे क्या होता है, 24 सप्ताह के अंत तक मतलब दूसरी तिमाही मतलब अगला शुरू का 3 महीने कंप्लीट, अगले 3 महीने कंप्लीट, टोटल 6 महीने हो गए। तो पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं, आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियाँ जो हैं वो बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9 माह के अंत तक भ्रूण जो है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है और फिर बाहर आता है, बड़े होकर UPSC सिविल सेवा की तैयारी करता है।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से मादा जनन हार्मोन्स हैं इनमें? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन, उपरोक्त में से बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए एड्रेनालिन तो पुरुष और महिला दोनों में होता है ना, मादा जनन हार्मोन्स तो है नहीं, एलिमिनेट करो इसको, वैसे भी कट जाएगा ये, क्योंकि दोनों में होता है। प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, केवल एक और दो है, सी है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम ग्लैंड से सिक्रीट होता है और एस्ट्रोजन अंडवाहिनी से। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, 3 बताना कि कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स है जो पुरुष के अंडकोश में पैदा होता है, मतलब वृषण में। इस हार्मोन्स को पुरुष की आक्रामकता, चेहरे के बाल और मांसलता और यौन क्षमता से सीधा संबंध है इस हार्मोन का। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए यह हार्मोन सभी पुरुषों के लिए जरूरी है। बिल्कुल एग्जैक्ट सारे के सारे करेक्ट स्टेटमेंट है, लाइन टू लाइन करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स है जो पुरुष के अंडकोश में पैदा होता है। आमतौर पर इसे मर्दानगी के रूप में देखा जाता है और इस हार्मोन्स का पुरुषों की आक्रामकता, चेहरे के बाल, मांसलता और यौन क्षमता से सीधा संबंध है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए यह हार्मोन्स सभी पुरुषों के लिए आवश्यक है। तो मानव जनन तंत्र के ये 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। आप चाहे यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की, या ना भी कर रहे हो, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको बेसिकली पता होने चाहिए। धन्यवाद।